सारिफ के मफाद का तहफ़्फ़ुज़। तो एक सारिफ की हैसियत से आप वक्तन फ़वक्तन अशिया और खिदमत का इस्तेमाल ज़रूर करते होंगे और आपको ये दूसरे सप्लाई के ज़रिए इस्तेसाल का तजुर्बा भी होगा। कभी कभी वो अशिया या खिदमत का ज़्यादा चार्ज ले लेते हैं या कमतर क्वालिटी फराहम करते हैं। किसी भी सारिफ के लिए इस किस्म के इस्तेसाल को अकेले रोकना मुश्किल है। अगर सारिफीन चूंकि चौकन्ने हो जाए और इस किस्म के गलत कामों के खिलाफ मिलकर कोशिश करें तो इस किस्म के एहतसाल को कम किया जा सकता है। अपनी हालात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सारिफीन की तरफ से खुद कोशिश करने को सारिफीन के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ कहा जाता है। कंज्यूमरिज्म अल्फाज है, कंज्यूमरिज्म, सारिफ के मफाद का तहफ़्फ़ुज़। तो वही वाली बात आ गई कि इससे पहले तक सारिफ क्या था, अकेला था, सारिफ क्या था, कमजोर था, सारिफ क्या था, डरा हुआ था कि उसके साथ मिलावट धोखाधड़ी होती थी और वो बेचारा कोई एक्शन नहीं ले पाता था। लेकिन अब सारिफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसके मफाद के लिए लीगल एक्शन लिया गया। कौन सा लीगल एक्शन? सारिफ तहफ़्फ़ुज़ एक्ट 1986 में बनाया गया। तो यह आपको नोट करना है। 1 रुपए का क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर के अंदर MCQ में, ध्यान रखेंगे आप बिल्कुल। ठीक है जी। सारिफ का तहफ़्फ़ुज़ का कानून कब बना? तो सारिफ का तहफ़्फ़ुज़ का कानून 1986 में बना था, जिसको हम CPA एक्ट कहते हैं। CPA, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है जी। 1986 और आज का जमाना बहुत फर्क हो गया, तो बीच में इस एक्ट के अंदर तब्दीली की गई। बीच में इस एक्ट के अंदर तब्दीली की गई और इसके अंदर कुछ एडिशन, कुछ रिवाइज एडिशन बनाए गए। ठीक है जी। तो लेकिन वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। 2019 में इसके अंदर अब कुछ नए अमेंडमेंट्स आए हैं, कुछ बदलाव आए हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मान के चलिए, 1986 के कानून के तहत कोई ऑनलाइन नाम की चीज ही नहीं थी। ऑनलाइन नाम की कोई चीज ही नहीं थी, ना किसी के जहन में थी कि हम कोई सामान अपने मोबाइल के जरिए मंगाएंगे। पहले तो मोबाइल ही जहन में नहीं था कि मोबाइल भी कोई चीज होगी, कोई ऐसा खिलौना भी बनेगा। तो 1986 के अंदर क्या था? सीधा सीधा कानून था। क्या जी? भाई लाल मिर्चें लेने गए हैं तो उसमें सीमेंट का पाउडर मिला हुआ है, तो उस चीज के अगेंस्ट आपने जो है कहा कि भाई शिकायत करी कि देखो जी इसके अंदर तो हम खा रहे थे तो और ईंटों का मजा आ रहा था इसके अंदर। ठीक है जी। ऐसी आपको मैं और मिसाल दूं तो पिस्ते की जगह लोग मटर का इस्तेमाल करते हैं। ये सब जुगाड़ हैं ये सब। ठीक है जी। पिस्ते की जगह केसर का जो कलर होता है वो तो ला नहीं पाते, बेसन का इस्तेमाल कर देते हैं। तो माशाल्लाह समझदार हैं यहाँ के लोग बहुत ज्यादा। दूध खुद ब खुद रात में 2 लीटर से 20 लीटर हो जाता है, पता नहीं कैसे क्या हो जाता है उसके अंदर, वो हमें आज तक नहीं पता चला कि दूध बाल्टी के अंदर ऐसी बरकत क्या हुई है कि वो 2 लीटर का दूध 20 लीटर में तब्दील हो गया सुबह तक। क्या पढ़ के फूंक के रखते हैं उसमें। तो ये सब मिलावट है, जिसको अडल्ट्रेशन कहते हैं। इसी के खिलाफ ये कानून बनाया गया। तो उस वक्त में ये सब चीजें मुमकिन थी, आज भी ये चीजें हो रही हैं क्वालिटी के लिहाज से और अनफेयर प्रैक्टिसेस के लिहाज से। लेकिन मैंने क्या कहा, ऑनलाइन चीजें उस टाइम थी नहीं। तो 1986 के कानून में ऑनलाइन कुछ नहीं था, लेकिन ऑनलाइन फ्रॉड तो हो रहे हैं। तो जब कानून के अंदर ही नहीं लिखा हुआ तो फिर कानून कार्रवाई कैसे करेगा? तो फिर 2019 के अंदर इसके अंदर अमेंडमेंट आए और कुछ बदलाव लाके इसको रिवाइज किया गया। CPA को मानव आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं आपको वैसे ही बता रहा हूं। तो उसके अंदर ऑनलाइन फ्रॉड जो होते हैं वो भी हुआ। भाई मैंने ऑर्डर करा पिज्जा, 2 चपाती रोटी आ गई उसमें रखी हुई, वो भी बासी। बहुत कुछ होता है। जूते मंगाए, मैंने आपको पहले ही बताया था। जूते मंगाए, जूते आपने ऑर्डर में 2000 के जूते मंगाए, 1500 के जूते मंगाए, और लोग करते भी हैं ऐसा। मस्जिद की चप्पलें आ गई और वो भी ऐसी थी दिखने के अंदर, बस आपने भी देखकर रखने की पसंद नहीं करी, ऐसी कंडीशन होती है। तो इस तरह के फ्रॉड हुए। तो अब इस तरह के फ्रॉड के लिए इसमें तो कोई कानून था ही नहीं, तो वो 2019 के अंदर आया, जिसके अंदर ऑनलाइन फ्रॉड्स को लेकर भी कानून बनाए गए और उसके अंदर और भी कुछ बदलाव लाए गए, जैसे कुछ अथॉरिटीज बनाई गई। खैर हमारे सिलेबस में 1986 का है तो हम इसी को देख लेते हैं। अब आते हैं इस कानून ने हमें क्या दिया।
तो इस कानून ने सबसे पहले हमें कुछ हक दिए जिनको हम कहते हैं राइट्स। तो यहां पर कंज्यूमर को कुछ अधिकार मिले हैं जिसको कहा जाता है कंज्यूमर राइट्स। कितने हैं जी? कुल 6 राइट हैं, आपको याद रखने, तादाद में ये 6 हैं। अब कौन कौन से राइट हैं उनको एक एक करके आप देखते रहिए और फिर उन राइट्स के बारे में समझते रहिए। पहला ही क्वेश्चन है ये और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये कि कंज्यूमर के हकाइक क्या होते हैं वो बताइए, या फिर आपको डायरेक्ट ही बोल देगा ये हुकूक एक्सप्लेन कीजिए, तो आपको वहां पर वो हुकूक एक्सप्लेन करने होंगे। ध्यान से पढ़ते हुए चलिएगा। पहला हक है आपका हिफाजत का हक, इसको बोलते हैं राइट टू सिक्योरिटी, राइट टू सेफ्टी। क्या है जी हक? भाई सीधा सा पढ़ने में लग रहा है, हक के अंदर ही समझ आ रहा है कि ये हक हमें ये सिखा रहा है कि हमें सेफ्टी चाहिए। किस किस्म की सेफ्टी? कि भाई जो सामान प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर बना रहा है वो कोई ऐसा सामान ना बना दे कि जिससे हमारी जान का या हमारे हेल्थ का नुकसान हो जाए। तो हमें ऐसी गुड्स चाहिए जिससे हमारी हिफाजत रहे। इसलिए कहते हैं भाई तार मिलते हैं, तार इलेक्ट्रिशियन वाले जो होते हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स जो होती हैं कि घरों के अंदर आप लगवा रहे हो, हाँ जी लगवा रहे हैं, तो कह रहा है देख के लगवाना, सस्ता मत लगवाना, लो क्वालिटी का मत लगवाना, हादसा हो जाएगा। भाई सामान तो हर तरीके का मौजूद है आज बाजार के अंदर, आप सिर्फ ये बताओ आपको चाहिए किस किस्म का, कीमत कम ज्यादा हर किस्म की चीज आपके पास मौजूद है। तो यहां पर हम लोग खुद भी क्वालिटी को लेकर कई बार सैक्रिफाइस कर देते हैं कि छोड़ो यार सस्ते सामान ले लेते हैं, विस्फोट हो जाता है। तो राइट टू सेफ्टी, हिफाजत का हक, सारिफीन को ऐसी चीजों की मार्केटिंग के खिलाफ तहफ्फुज का हक हासिल है जो सेहत और जिंदगी के लिए नुकसान हो। सारिफ की हैसियत से अगर आप उसके इस सिलसिले में पूरी तरह बाखबर हैं तो नुकसान को रोकने के लिए कदम उठा सकते हैं। अगर एहतियात के बाद भी नुकसान होता है तो आप फरोशिंदा की शिकायत कर सकते हैं और नुकसान की तलाफी का दावा कर सकते हैं। जो तरीका उसने बताए, जैसे आप नया बॉयलर लेकर आए, आपने कहा भाई अब मजा आएगा, गर्मी के अंदर जो है ठंडा पानी मिल ही जाता है लेकिन ठंड के अंदर गर्म पानी नहीं मिलता और थोड़ा ठुटर के नहाना पड़ता है। तो आपने कहा क्या खरीदे? ले बॉयलर लेकर आओ मदरसे के लिए, सब बॉयलर से नहाएंगे, पानी होगा गरम गरम, मजा आएगा नहाने में। बड़ा सा बॉयलर लेकर आ गए आप, उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई थी कि पहले पानी डालना, फिर बटन खोलना, फिर पानी गर्म हो जाए तो गर्म होने के बाद पहले बटन बंद करना, फिर पानी निकालना, ये तरीका था। होशियार है हमारे पास भी एक से, पहले बटन खोल दिया, पानी बाद में डाला, ठीक है जी, फ्यूज हो गया, उड़ गया। दूसरी चीज, पानी डाला हुआ था, बटन बंद करना ही भूल गया और उसके अंदर जाके बैठ गया। अब यहां अगर कोई हादसा हुआ तो उसके लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं है, वो कह रही है हमने जो इंस्ट्रक्शंस बताई थी आप उसको फॉलो करो। लेकिन आपने क्या करा? आपने वही तरीका अपनाया, पहले पानी डाला, फिर स्विच ऑन करा, फिर ऑफ करा, फिर निकाला, पानी गर्म ही नहीं हो रहा था। आपको लगा शायद कुछ खराबी है, आपने फिर 2-3 बार चेक करा, उसको चला के देखा तो खुदा ना खास्ता उसके अंदर बॉयलर फट गया, हादसा हो गया कोई। तो अब आप इस हादसे के लिए दावा डाल सकते हैं। हाँ, इस हादसे के लिए आप क्या डालेंगे? दावा। कंज्यूमर कोर्ट जाएंगे और कंज्यूमर कोर्ट जाके बोलेंगे ये था हमारा प्रोडक्ट और हमने बकौल इसके जो इंस्ट्रक्शंस इसमें दी थी हमने इसके मुताबिक इसका इस्तेमाल किया, लेकिन इसमें विस्फोट हो गया है। अल्लाह का शुक्र जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हमारा फिर भी नुकसान हुआ है, थोड़े बहुत लोगों की इंजरी हो गई है, लिहाजा अब हमें इसका हर्जाना चाहिए। खैर से माशाल्लाह तुम्हें मिलेगा हर्जाना, बहुत अच्छा मिलेगा। जो चीजों को नुकसान हुआ तो उससे ज्यादा मिलेगा। आप मानना ही मत आखिर तक, है ना, बहुत चोट लगी है भाई हमारे, तो क्रीम व्रीम मरहम पट्टी का बहुत खर्चा होगा, ऊपर से मुझे बादाम वादाम भी खाने पड़ेंगे, मैं कमजोर हो गया, हाँ तो सारा खर्चा लो उससे। तो यहां पर आकर कंपनी मजबूर होगी, याद रखना हमेशा, क्योंकि कंपनी को अपने रेपुटेशन बचानी है। क्योंकि अगर रेपुटेशन नहीं बचाई तो आगे मार्केट खराब हो जाएगी। वो बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मार्केट के अंदर यह अफवाह उड़ जाए कि इस कंपनी के बॉयलर फट रहे हैं, बस फिर उसकी मार्केटिंग खत्म। फिर वो कितने बड़े ऐड करवा ले शाहरुख खान सलमान खान से, लेकिन फिर भी उसकी मार्केट नहीं चलेगी, क्योंकि लोगों में एक अफवाह फैल जाएगी कि ये बॉयलर फटते हैं। ये एक्चुअली बॉयलर नहीं है, बम है दिवाली के।